तो इस बार कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी से कई लाइट ईयर्स दूर एक ऐसे ग्रह पर जहां की सभ्यता का अभी तक विकास नहीं हुआ था। हम देख पाते हैं कि उनके टेम्पल से एक आदमी कुछ चुरा कर भाग रहा है और वहां के नेटिव्स उसका पीछा कर रहे हैं। आगे हम जान पाते हैं कि असल में ये जिम कर्क है। उसने टेम्पल से इनका एक पवित्र पन्ना चुरा लिया है। भागते भागते उसके सामने एक जानवर आ जाता है तो जिम उसे शूट कर देता है। ऐसा करते ही डॉक्टर बून वहां आते हैं और जिम को कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, ये तो हमारी सवारी थी। मजबूरन अब इन दोनों को ऐसे ही भागना पड़ता है। इस बीच हम देख पाते हैं कि स्टारशिप एंटरप्राइज भी आस पास है और वो इन लोगों से कांटेक्ट में है। जिम का टेम्पल से पन्ना चुराना असल में इस मकसद के लिए था क्योंकि ये टेम्पल जहाँ था वहाँ पर एक वोल्केनो फटने वाला था और अगर इन लोगों को वहाँ से ना निकाला जाता तो इनकी पूरी नस्ल ही खत्म हो जाती। फेडरेशन के कुछ रूल्स थे, जैसे वो किसी कमजोर सभ्यता के सामने नहीं आते। अगर उन्होंने पहले से ही ये सब कुछ देख लिया तो जिस तरह वो इवॉल्व हो रहे हैं वैसे नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि जिमी उन्हें किसी तरह टेम्पल से बाहर ले आया। वहाँ वोल्केनो के ऊपर स्टार फ्लीट का एक शटल उड़ रहा था जिसमें uhura, स्पोक और सूलो एक डिवाइस को वोल्केनो में फेंकने वाले थे। उस डिवाइस से ये वोल्केनो नहीं फटेगा, फिर भी ये डिवाइस ये लोग शटल से नहीं फेंक सकते थे। किसी को नीचे जाना था। स्पोक ये मिशन लेता है। वो एक खास तरह का सूट पहन लेता है और रस्सी की मदद से नीचे जाता है, मगर उनका शटल गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। शटल में खराबी आ जाती है। वो लोग स्पोक को बीम करने वाले थे मगर रस्सी टूट जाती है। स्पोक नीचे गिर जाता है मगर वो लावा में नहीं गिरता बल्कि एक पत्थर पर गिरता है। वो डिवाइस अभी भी सही सलामत था, बस उसे एक्टिवेट करना था। दूसरी तरफ जिम और बून नेटिव से भाग रहे थे। मजबूरन उन्हें पानी में कूदना पड़ा, जहां हम जान पाते हैं कि असल में स्टारशिप एंटरप्राइज पानी के अंदर है। जिम जब शिप पर आता है उसे खबर मिलती है कि स्पोक वोल्केनो में गिर गया है, वो जिंदा है। खैर वहाँ स्पोक डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है और ये भी कहता है कि मुझे बचाने के लिए मत आओ, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा करेंगे तो ये एलियंस इनके स्टारशिप को देख लेंगे और इनकी सोच बदल जाएगी। ये स्टार फ्लीट का एक नियम था कि वो कुदरत से खिलवाड़ नहीं करेंगे, मगर जिम ये उसूल तोड़ देता है। एंटरप्राइज को समंदर से निकालकर वो वोल्केनो के करीब ले जाता है ताकि वो स्पोक को बीम कर सके और ऐसा करते ही वो एलियंस उनके शिप को देख लेते हैं। स्पोक डिवाइस को एक्टिवेट करता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उसे एंटरप्राइज पर वापस बीम किया जाता है सही सलामत। हालांकि इस बात से वो खुश नहीं था कि उन्होंने स्पोक को बचाने के लिए एक उसूल तोड़ा, मगर जैसे कि हम पार्ट 1 से जानते हैं कि वोल्कन सभ्यता उसूलों की पक्की है और स्पोक उन्हीं में से एक है। मगर हम इंसान जज्बाती है, हम दुनिया को उस नजरिए से नहीं देखते। स्पोक और जिम की सोच कभी नहीं मिलती। अब जिम के बजाय अगर ये स्पोक होता और जिम उस वोल्केनो में फंसा होता तो वो कभी भी जिम को नहीं बचाता बल्कि उसे मरने के लिए छोड़ देता। मगर हमें ह्यूमन नेचर दिखाया गया है और फिर इन जज्बाती फैसलों के रिजल्ट्स भी, क्योंकि जब ये लोग उस वोल्केनो को फटने से रोक देते हैं और वापस से अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो एलियंस अभी तक जिस चीज पर बिलीव करते, जिसे वो अपना गॉड मानते, वो उसकी पूजा करना छोड़ देते हैं और उनका एल्डर जमीन पर स्टारशिप एंटरप्राइज का सिंबल बना देता है और सभी उसकी पूजा करने लगे। अब कम से कम आगे चलकर वो पहिए का आविष्कार जरूर करेंगे। अब कहानी आगे आती है। हमें साल 2259 लंदन दिखाया जाता है जहां एक कपल रहता था। ये आदमी स्टार फ्लीट के एक खास डिपार्टमेंट में काम किया करता था, मगर इसकी बेटी बहुत बीमार थी, उसे कैंसर था और जल्द ही वो मरने वाली थी। फिर एक दिन इस आदमी से कोई मिलने आता है जो इसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी बेटी को बचा सकता है। वो उसे अपना खून देता है और जब वो उसे अपनी बेटी के शरीर में इंजेक्ट करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी। आखिर में हमें पता चलता है कि इसके बदले इस आदमी को सुसाइड बॉम्बर बनना होगा और स्टार फ्लीट के उस डिपार्टमेंट को ही उड़ाना होगा। ये एक मजबूर पिता था तो ऐसा ही करता है। वो अपने साथ सैकड़ों लोगों को खत्म कर देता है। जिस आदमी के कहने पर ये काम किया गया था उसका इस कहानी में एक अहम रोल है।
आगे चलकर हम इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। वैसे ये बंदा और कोई नहीं बल्कि अपना डॉक्टर स्ट्रेंज ही है, जो आजकल काफी चर्चा में है। अब सीन शिफ्ट होता है स्पॉक और जिम पर। उन्हें कैप्टन पाइक ने अपने ऑफिस में बुलाया था। जिम तो इस गलतफहमी में था कि शायद उन्हें कोई नया मिशन दिया जा रहा है, मगर ऐसा था नहीं। स्पॉक ने अपने रिपोर्ट में प्रीवियस मिशन के बारे में सब सच सच लिखा था कि उस प्लेनेट पर उन एलियंस ने एंटरप्राइज को देख लिया था और ये नियम जिम ने तोड़ा था। इस बात को लेकर कैप्टन पाइक जिम से ओहदा छीन लेते हैं क्योंकि उसने फेडरेशन का एक रूल तोड़ा था। हालांकि ये बात स्पॉक के अलावा किसी भी क्रू मेंबर ने अपने रिपोर्ट में नहीं लिखी थी। अब जिम नाराज होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब वो बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था तो कैप्टन पाइक उससे मिलने आता है। वो उसे लंदन में हुए हादसे के बारे में बताता है कि फेडरेशन ने एक मीटिंग अनाउंस की है जिसमें जिम को भी बुलाया गया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम तैयार हो के हेडक्वार्टर में जाता है जहां उसकी मुलाकात स्पॉक से होती है। वो स्पॉक से अपनी दिल की बात कह देता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, भले ही तुम एक वॉल्कन हो मगर तुम में भी जज्बात है क्योंकि तुम्हारी माँ एक इंसान थी। मगर स्पॉक जवाब में ऐसा कुछ भी नहीं कहता जिससे जिम का दिल खुश हो जाए। इसके बाद हम इन सभी को मीटिंग रूम में देखते हैं जहां एडमिरल मार्कस इन्हें लंदन आर्काइव में हुए धमाके के बारे में बताता है कि असल में जॉन हैरिसन नामी आदमी ने आर्काइव में वो धमाका करवाया था। उसने फेडरेशन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। वो अभी भी फेडरेशन स्पेस में कहीं है तो सभी को उसे पकड़ने का मिशन दिया जाता है। उस समय जिम हादसे वाली फोटोज देख रहा था और उसे एक बैग हैरिसन के हाथ में नजर आता है। वो पूछता है कि आर्काइव ही क्यों, उसने वहाँ ही हमला क्यों किया? अगर वो फेडरेशन वालों को नुकसान पहुँचाना ही चाहता है तो उसे ऐसी जगह हमला करना चाहिए जहाँ पर सभी कमांडिंग ऑफिसर्स हो। इससे पहले कि ये लोग समझ पाते, बिल्डिंग के बाहर से चॉपर से सभी पर हमला होता है। असल में यही हैरिसन का प्लान था। लंदन का इसीलिए किया गया था कि सभी कमांडिंग ऑफिसर्स को यहाँ इकट्ठा किया जाए। चॉपर से वो काफी फायरिंग करता है जिसमें कैप्टन पाइक के साथ साथ कई और सीनियर ऑफिसर्स की जान भी चली जाती है। जिम ये सब देखकर उस चॉपर को गिराने में कामयाब हो जाता है, मगर देखते ही देखते हैरिसन खुद को किसी दूर के प्लेनेट पर बीम करवा देता है। कैप्टन पाइक की मौत पर जिम बहुत ज्यादा दुखी था। बाद में वो एडमिरल मार्कस से बात करने आता है। वो लोग हैरिसन को ट्रेस करने में लगे थे। जिम और स्पॉक बताते हैं कि वो पृथ्वी पर नहीं है। जिम के एक साथी ने उसकी लोकेशन ट्रेस की है, वो क्रोनोस पर है। ये एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्लिंगॉन सभ्यता रहती है। फेडरेशन और क्लिंगॉन की दुश्मनी है। ये लोग उनके इलाके में और वो लोग इनके इलाके में नहीं आते जाते। असल में ये उन्हीं का है। तो अगर फेडरेशन ने वहाँ हैरिसन को पकड़ने का मिशन लॉन्च किया तो इन लोगों की क्लिंगॉन वालों से जंग शुरू हो जाएगी। जिम कहता है कि मैं जानता हूँ फेडरेशन के हाथ बंधे हैं, मगर मेरे नहीं। मुझे वापस से कैप्टन बना दिया जाए और मेरा शिप मुझे लौटा दिया जाए। मैं उसके पीछे जाऊंगा और हैरिसन को पकड़कर यहाँ ले आऊंगा। अब एडमिरल मार्कस उसे ये सब देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक शटल से एंटरप्राइज पर जाने वाले थे। इस बार जिम ने स्पॉक को अपना फर्स्ट ऑफिसर बनाया था, जिस पर वो उसे थैंक्स कहता है, मगर स्पॉक ये भी कहता है कि हमारे मिशन का लक्ष्य गलत है। असल में एडमिरल मार्कस ने जिम को क्रोनोस पर टॉर्पीडोस फायर करने का कहा था और हैरिसन अगर सरेंडर नहीं करता तो इसे क्रोनोस पर फायर कर दिया जाएगा। मगर जिम कहता है कि हमें हर हाल में उसे पकड़ना है या कम से कम उसे मारना है। इस मिशन पर इनके साथ एक लड़की एलिस भी आती है जो खुद को एक साइंस ऑफिसर बताती है। खैर जब सभी एंटरप्राइज पर पहुंच जाते हैं तो स्कॉट यानी एंटरप्राइज का इंजीनियर टॉर्पीडोस को शिप पर लाने की इजाजत नहीं दे रहा था। वो जिम को समझाता है कि ये हथियार बहुत खतरनाक है क्योंकि हम नहीं जानते इसमें क्या है। अभी एंटरप्राइज शिप जो था ये वार्प कोर्स से चलता है। अगर कुछ भी गलत चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा और सबकी जान को खतरा है। हालांकि जिम उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भरोसा रखो कुछ नहीं होगा, मगर स्कॉट का ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि वो किसी ऐसी चीज को अप्रूव करे या ऐसे मिशन में हिस्सा ले जिससे इंसानी जिंदगियों को खतरा हो। तो वो रिजाइन कर देता है। हालांकि इस बात से जिम बिल्कुल भी खुश नहीं था। खैर मजबूरन जिम अपने एक और क्रू मेंबर आंद्रे को ये ओहदा देता है। इसके बाद वो वार्प स्पीड से सफर करते हैं और जिम अपने क्रू को मिशन के बारे में बताता है कि वो क्लिंगॉन के इलाके में जा रहे हैं जहां क्रोनोस
प्लेनेट पर हैरिसन छुपा हुआ है। अगर उसने सरेंडर नहीं किया तो इन टॉर्पीडोज को प्लेनेट पर फायर किया जाएगा। वहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए जानी नुकसान नहीं होगा। ये चंद मिनट में क्रोनोस पर पहुंचने ही वाले थे कि वार्प कोर में कोई खराबी आ जाती है और इनका शिप क्रोनोस प्लेनेट से 20 मिनट की दूरी पर रुकता है। जिम, स्पोक और उहुरा एक स्पेस क्राफ्ट लेके क्रोनोस पर जाते हैं। साथ ही वो सोलो को कैप्टन बना देते हैं और उसे एक ब्रॉडकास्ट सेंड करने को कहते हैं कि अगर हैरिसन ने सरेंडर नहीं किया तो वो उन टॉर्पीडोज को फायर करे। खैर, इनका स्पेस क्राफ्ट जैसे ही प्लेनेट में एंटर करता है, क्लिंगोन का एक शिप इनका पीछा करता है। बचते बचाते एक जगह ये लोग छुप तो जाते हैं, मगर क्लिंगोन ने अब इन्हें घेर लिया था। क्योंकि उहुरा को क्लिंगोन भाषा आती थी, इसलिए जिम उसे बेचता है ताकि वो उन्हें समझा सके, उनसे बात कर सके कि हम यहाँ जंग करने नहीं आए, बस इस प्लेनेट पर फेडरेशन का एक मुजरिम छुपा है, ये लोग उसे लेने आए हैं। मगर क्लिंगोन उहुरा पर ही हमला कर देते हैं। अब इन सभी में जंग शुरू हो जाती है। सुलू ने ऑलरेडी ही वो मैसेज प्लेनेट पर सेंड किया था। इतने में एक और आदमी इनकी मदद करने आता है और सभी क्लिंगोन्स को खत्म कर देता है। असल में वही हैरिसन था, मगर वो खुद को खान कहता है। इसकी कहानी क्या है ये आगे हम सही से जान जाएंगे। पहले तो वो उन टॉर्पीडोज के बारे में पूछता है कि उस शिप पर कितने टॉर्पीडोज है। स्पॉक उसे जवाब देता है कि 72। ये सुनते ही हैरिसन सरेंडर करता है। खैर, ये लोग भी हैरान थे कि इतना खतरनाक इंसान इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता है। पहले तो जिम उठता है, उसे 3-4 मुक्के मारता है, वो भी कैप्टन पाइक के लिए, क्योंकि हैरिसन की वजह से वो मर गया। और इसके बाद हैरिसन को लेकर ये लोग एंटरप्राइज पर आते हैं। मगर जिम को शक था कि आखिर हैरिसन ने इतनी आसानी से कैसे अपने आप को इनके हवाले कर दिया। वो बून को उसके ब्लड टेस्ट लेने के लिए कहता है। स्पॉक और जिम जब वापस आ रहे थे तो हैरिसन जिम से बात करने की कोशिश करता है। वो जानता था कि जहाज आगे नहीं बढ़ रहा, यहाँ तक कि उसे ये भी मालूम था कि वार्प कोर में कोई खराबी है। स्पॉक जिम को मशवरा देता है कि तुम इसकी बात मत सुनना, मगर जिम फिर भी उससे बात करता है। हैरिसन उसे बताता है कि तुम्हें सच नहीं पता, तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही वो उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स बताता है और ये भी कि इन टॉर्पीडोज में कुछ है। अभी तक ये लोग जो समझ रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं। हैरिसन से बात करने के बाद जिम स्कॉट से कांटेक्ट करता है जो अब अर्थ पर था। वो उसे ये कोऑर्डिनेट चेक करने को कहता है। हालांकि स्कॉट जिम से नाराज था, मगर फिर भी वो उसका काम करता है। स्पॉक एलिस के बारे में जिम को इन्फॉर्म करता है कि असल में वो एक वेपन इंजीनियर है और वो मार्कस की बेटी है। उसे अपने पिता पर शक था, इसलिए उसने अपनी आइडेंटिटी बदली और स्टारशिप एंटरप्राइज पर आई। ये सब अब जिम भी जानता था, इसलिए वो एलिस को अलाउ करता है कि वो उन टॉर्पीडोज की जांच करे। मगर किसी को पता नहीं था कि इन टॉर्पीडोज में क्या है, इसलिए इसे शिप पर खोलना खतरे से खाली नहीं था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि पास के किसी प्लेनेट पर इसकी जांच होगी। अगर वहाँ ये टॉर्पीडोज पड़ते हैं तो कम से कम एंटरप्राइज शिप का क्रू तो बच जाएगा। इस काम के लिए एलिस और डॉक्टर बून पास के एक प्लेनेट पर जाते हैं, जहाँ टॉर्पीडोज को खोलते समय अचानक से वो डिटोनेट हो जाता है। अब डॉक्टर बून का हाथ भी उसमें फंस चुका था। ब्लास्ट होने से पहले ही एलिस टॉर्पीडो को डीएक्टिवेट तो कर देती है, मगर अंदर जो था उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन टॉर्पीडोज में इंसान थे, वो भी गहरी नींद में। दूसरी तरफ हमें स्कॉट दिखाया जाता है जो जिम के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच गया। ये जगह जुपिटर के करीब थी और वहाँ वो एक सीक्रेट शिप को देखता है। यहाँ एंटरप्राइज पर जिम हैरिसन के पास आता है और उससे उन टॉर्पीडोज के बारे में पूछता है कि उसमें वो इंसान कौन है। तो हैरिसन बताता है कि मुझे सदियों पहले बनाया गया था, मुझ में जेनेटिकली चेंजेस किए गए थे ताकि मैं सबसे बेहतर बनूं और इस बर्बाद शुदा दुनिया में शांति कायम करूं। मगर बाद में हैरिसन को महसूस हुआ कि उसका और उसके साथियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ हैरिसन अकेला नहीं था जिसमें जेनेटिकली बदलाव किए गए थे, बल्कि वो एक पूरी रेस थी। और इसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि सैकड़ों साल पहले इंसान ने एक हाइब्रिड नस्ल तैयार की थी जो बाद में इंसानों के खिलाफ हो गई और दुनिया में एक युद्ध हुआ जिसे थर्ड वर्ल्ड वॉर कहते हैं।
पृथ्वी का सत्यानाश हो चुका था, मगर वोल्कन सभ्यता आई और उन्होंने इंसानों को ये दुनिया फिर से बनाने में मदद की। हैरिसन का नाम खान है और खान जैसे लोगों को मिटा दिया गया था, मगर मरने से पहले खान ने अपने 72 साथियों को इन टॉर्पीडोज में छुपा दिया था। कुछ साल बाद एडमिरल मार्कस ने अपने फायदे के लिए खान को जगाया ताकि वो उसके लिए एक हाईटेक जहाज बनाए और ऐसे हथियार कि अगर आगे जंग छिड़ती है तो वो जीत जाए, क्योंकि खान जैसे लोग हद से ज्यादा शक्तिशाली और काबिल थे। खैर खान ने उनकी मदद की, मगर बाद में जब उसे खत्म किया जा रहा था तो उसने फेडरेशन पर ही हमला किया और अब सब हमारे सामने है। मगर गलती एडमिरल मार्कस की थी, क्योंकि उसने अपने फायदे के लिए फेडरेशन के उसूलों के खिलाफ खान जैसे पुराने दुश्मन को जगाया, जिसने अब इनकी नाक में दम करके रखा है। अब खान जिम को समझाता है कि जैसे तुम अपने क्रू को सही सलामत देखना चाहते हो, वैसे मैं भी अपने परिवार की सुरक्षा चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें उन टॉर्पीडोज में रखा ताकि वो जिंदा रहे। अब जिम आहिस्ता आहिस्ता कहानी समझने लगा। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, एडमिरल मार्कस अपना शिप लेके वहाँ पहुँच जाता है। हालांकि जिम को ऑर्डर्स मिले थे कि वो खान यानी हैरिसन को मार दे, मगर उसने अभी तक उसे जिंदा रखा। जिम उससे वजह पूछता है कि आखिर आप खुद इसे लेने क्यों आए, और साथ ही पूरे शिप पर ये ब्रॉडकास्ट चल रही थी। एडमिरल मार्कस भी बात नहीं छुपाते और साफ साफ कह देते हैं कि मुझे पता है तुमने हैरिसन से बात की और उसने मेरे बारे में तुम्हें सब बता दिया, पर मैंने ये सब फेडरेशन के भले के लिए ही किया। वो ये भी कहता है कि देखो जिम, सिर्फ एक हैरिसन इतनी तबाही मचा सकता है तो 72 लोग फेडरेशन का क्या हाल करेंगे। वो हैरिसन को उसके हवाले करने की बात करता है, मगर जिम इनकार कर देता है। इस पर एडमिरल को गुस्सा आता है। जिम अपने क्रू को ऑर्डर देता है कि वार्प स्पीड से चलो। एक लम्हे के लिए इन्हें लगा ये एडमिरल के शिप से बच जाएंगे, मगर उसकी टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज से कई एडवांस थी और उस शिप को चलाने के लिए बस एक इंसान ही काफी होता है। वो वार्प स्पीड में ही इनका पीछा करता है और इनके शिप एंटरप्राइज को काफी हद तक डैमेज कर देता है। फिर से एडमिरल मार्कस इनके सामने था। वो एक आखिरी मौका जिम को देता है कि अगर हैरिसन को हमारे हवाले नहीं किया तो वो एंटरप्राइज को उड़ा देंगे। और तभी एलिस यानी मार्कस की बेटी आती है। वो अपने पिता से नफरत करती थी क्योंकि उसने काफी मासूम लोगों को इस काम के लिए कत्ल कर दिया था। वो कहती है कि अगर आप इन लोगों को मारने वाले हैं तो मैं भी मर जाऊंगी, मगर मार्कस के पास एडवांस बीमिंग टेक्नोलॉजी थी, इसलिए वो अपनी बेटी को अपने शिप पर बीम करता है। मार्कस एंटरप्राइज पर हमले का ऑर्डर देता है। अब जिम को जब रियलाइज होता है कि अब तो मौत पक्की है, इसलिए वो एडमिरल मार्कस से समय मांगता है और हैरिसन को देने का भी वादा करता है, बदले में वो एंटरप्राइज के क्रू को जिंदा छोड़ दे। खैर मार्कस जिम को थोड़ा समय तो देता है। इस बीच मार्कस के शिप में एक तकनीकी खराबी आ जाती है और उसके वेपन्स काम करना बंद कर देते हैं। असल में वो स्कॉट था जो चुपके से मार्कस के जहाज पर गया था जब वो जुपिटर के करीब उन कोऑर्डिनेट्स को चेक करने गया था। जिम उसकी आवाज सुनकर काफी खुश हो जाता है और एक प्लान बनाता है, क्योंकि बाहर से वो मार्कस के जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अंदर से पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो प्रीवियस पार्ट की तरह अंदर जाने का प्लान बनाते हैं, मगर इस बार वो अपने साथ हैरिसन को ले जाने वाला था, क्योंकि ज्यादा लोगों को वो नहीं ले जा सकता था और उसे किसी शक्तिशाली को ही ले जाना था। खान भी उसे हाथ मिला लेता है। जिम और खान अपने शिप से मार्कस के शिप पर एक स्पेस जंप लगाते हैं। दरवाजा स्कॉट खोलने वाला था, मगर उसे एक सैनिक देख लेता है। अगर स्कॉट ठीक समय पर डोर ओपन नहीं करता तो शायद खान और जिम मारे जाते, मगर स्कॉट काफी समझदारी से एक डोर ओपन करता है। जिम और खान मार्कस के शिप में सही सलामत पहुंच जाते हैं। अब जिम का प्लान यही था कि वो इस शिप के शील्ड को खराब कर देंगे, क्योंकि ये जहाज असल में खान ने ही बनाया था। ये तीनों डेक पर पहुंच जाते हैं और मार्कस को गन पॉइंट पर करते हैं। वो अभी भी अपने बात से पीछे नहीं हट रहा था। उसका कहना था कि जिम ने क्रोनोस पर क्लिंगोन का एक झुंड खत्म कर दिया। अब जंग छिड़ चुकी है और इन्हें एक लीडर की जरूरत है। अगर एडमिरल नहीं रहे तो इस जंग में कोई और इन्हें जीत नहीं दिला सकता। मगर जिम एडमिरल को कहता है कि मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने वाला हूँ। इससे पहले कि जिम उसे ले जाए, अचानक से खान सभी पर हमला करता है। पहले तो वो मार्कस का सर कुचल देता है, उसे मार देता है। फिर वो एंटरप्राइज के कैप्टन से कांटेक्ट करता है जो अब स्पोक था। वो स्पोक को वार्न करता है कि एंटरप्राइज पर जितने भी टॉर्पीडोज है
वो इस शिप पर भेज दे। अगर ऐसा नहीं किया तो वो जिम और बाकी सबको मार देगा। अब स्पोक के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो टॉर्पीडोज की लोकेशन उसे देता है। खान 72 टॉर्पीडोज को अपने शिप पर बीम करता है। जिम एलिस और स्कॉट को एंटरप्राइज पर जाने देता है, मगर बाद में वो अपने वादे से मुकर जाता है। वो एंटरप्राइज पर हमला करता है, मगर स्पोक ने खान के साथ एक धोखा किया था। असल में इन लोगों ने उन टॉर्पीडोज में से 72 लोगों को निकाल दिया था और उन टॉर्पीडोज में एक्सप्लोजिव भर दिए थे। तो जब तक खान को पता चलता, उस शिप पर एक बड़ा धमाका होता है। वो अर्थ पर क्रैश होने लगता है। एंटरप्राइज के वार्प कोर में खराबी आ गई थी, जिसे ऑटोमेटिक ठीक नहीं किया जा सकता था। इसलिए जिम उसे ठीक करने के लिए अपना ही सेक्रीफाइस देता है। जिम की मौत हो जाती है और स्पोक उसकी मदद नहीं कर पाता, मगर स्पोक जिम की मौत पर दुखी बहुत था। वहाँ खान का जहाज अर्थ पर क्रैश हो जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, मगर स्पोक खुद को अर्थ पर बीम करता है और खान को पकड़ने की कोशिश करता है। इस बीच दोनों की खूब फाइट होती है। एंटरप्राइज का क्रू काफी सैड था क्योंकि जिम की मौत हो चुकी थी, मगर डॉक्टर बून ने एक बार खान से ब्लड सैंपल लिया था और उसने ये एक मरे हुए जानवर पर टेस्ट किया था, जिससे वो जिंदा हो गया। तो इस बार बून खान का ब्लड जिम में इंजेक्ट करता है। फिर क्या, इनके बाप का माल है। मौत और जिंदगी तो इनके यहाँ चुटकी बजाकर आते जाते रहते हैं। जिम जिंदा हो जाता है। वहाँ स्पोक भी खान को हरा देता है। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि खान को वापस से सुला दिया गया है। जिम और उसके क्रू की काफी तारीफें होती है, जिन्होंने फिर से पृथ्वी को बचा लिया और अब वो एक नए मिशन पर जाने वाले थे। 5 साल का एक मिशन अंतरिक्ष में कहीं दूर, जो हमें इस कहानी के तीसरे हिस्से में पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे।